आज साथियों इस किस्म के हालात प्रदेश में हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। पेट्रोल के, डीजल के, मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने बताया था कि किस तरह गैस के सिलेंडर के, लोहे के, सीमेंट के, सरिये के, हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे है, वहीं कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है। हैरानी की बात है, रोजाना चोरी की सैकड़ों वारदात होती है। सरसा जैसे शहर में मंडी के आड़तियों को इकट्ठा होकर के एसपी को जाकर के ज्ञापन देना पड़ता है और कहना पड़ता है कि हमारी मंडी के अंदर रोज ताले टूटते हैं, रोज चोरियां होती है, सरकार की तरफ से कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा, चोर पकड़े नहीं जा रहे। लेकिन प्रशासन के लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। मंडी से लोग आए हुए हैं, मैं मंडी के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा। मैं आज ही एसपी से बात करूंगा और एसपी को कहूंगा कि या तो जिन लोगों ने मंडी के दुकानों के ताले तोड़ने का काम किया, जिन्होंने चोरियां की है, जो सीसी कैमरे में आए हुए हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर उन लोगों को पकड़ करके मंडी के लोगों के चोरी की गई सामान को बरामद करके उनको सौंपने का काम करो। अगर नहीं देगा, नहीं अगर उनको पकड़ेगा तो फिर एसपी के दफ्तर में जाकर के तब तक एसपी को उसके दफ्तर से बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक एसपी इस काम को आगे नहीं बढ़ा देगा। जहां साथियों आज प्रशासन पूरी तरह से ठप है, कानून व्यवस्था है नहीं, वहीं आज इस किस्म के हालात में है कि सत्ता में बैठे लोग, जिन लोगों ने आपके साथ आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए कहीं सत्ता के लालची होकर के जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों के भाजपा के गिरवी रखने का काम किया था, जो लोग लोगों से वायदे करके सत्ता में आए थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो लोग ये कहते थे कि अभय सिंह अकेला रह गया, आज उन लोगों को जब सरसा के अंदर हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल के ऊपर नौजवान बड़े काफिले के साथ दिल्ली पुल से लेकर के यहाँ तक पहुंचे, मुझे लगता है कि उनको इस बात की खबर लगी होगी कि आज सरसा में कितने के नौजवान इकट्ठे हुए हैं। ना केवल उस वीडियो को देखा होगा, मुझे लगता है आज रात को डॉक्टर को बुला करके दवाई लेनी पड़ेगी। अभय सिंह का तो काफिला कारवां बढ़ता जा रहा है। जो अभय सिंह को अकेला कह रहे थे, आज उनकी हालत ऐसी है कि वो अकेले अपने घर में पड़े हुए हैं। अकेले पड़े हैं, नहीं पड़े घर में, घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर में भी आते हैं तो रात को चोरी छुपे घुसते आकर के। आज वो लोग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते सत्ता में बैठे हुए। आज वो लोग कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते। आज वो लोग किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते। आज अगर इस प्रदेश में कोई पार्टी अपना राजनीतिक कार्यक्रम कर सकती है, कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के घर तक जा सकती है, कोई पार्टी आज अगर किसी टोल के बैरियर से निकल करके लोगों का मन जीतने का काम करती है, तो उस पार्टी का नाम केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज बीजेपी और जेजेपी के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। वहीं जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको कमजोर करने की कोशिश करी थी, आज वो कांग्रेसी आपस में बटे हुए हैं। आज कांग्रेसी आपस में दूलियों में, जूतियों में दाल बांट रहे हैं। आज कांग्रेस के कई ग्रुप बन चुके हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने सन 2007 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक सीबीआई के साथ मिलकर के मुकदमा दर्ज कराया था,
जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सन 2013 जनवरी के महीने में एक षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद कराई थी। जो कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं इस बात को लेकर के खुश हो रहे थे कि हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कैडर को खत्म कर दिया, जो कहीं ये मानते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिखर जाएगी। मुझे आज भी याद है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा होने के बाद बजट का सेशन मार्च के महीने में आया था, और बजट का जब सेशन आया था, जब हम विधानसभा में गए तो संभावित था साथियों कि कांग्रेस के लोगों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायकों में कहीं ना कहीं आपस में विवाद होना था। हमारे विधायक तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि आपने हमारे नेता को षड्यंत्र के तहत जेल पहुंचाया। वहीं कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आपके नेता ने भ्रष्टाचार किया इसलिए जेल में गया है। केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था, सिद्ध कोई नहीं कर पा रहा था। सिद्ध इसलिए नहीं हो रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो 3206 जेबीटी के अध्यापक नौकरी लगाए थे, जो गरीब घरों के बच्चे थे, जिन्हें रोजगार मुहैया कराया था, उनमें से किसी की एक की तरफ से भी इस बात की कंप्लेंट नहीं थी कि मेरे से कोई एक नया पैसा लिया गया है। ना कोर्ट में ये बात कहीं साबित हुई थी कि कहीं कोई एक पैसे का लेन देन हुआ है। इसलिए साथियों, जब आपस में विवाद बढ़ रहा था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होकर के मुझसे कहा था कि अभय सिंह जी, इस विवाद को बढ़ाने की बजाय आपको अच्छा वकील करना चाहिए ताकि हाईकोर्ट से राहत मिल जाए। मैंने उनसे कहा था, हुड्डा साहब, जो बात आप कह रहे हो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। आप किस लहजे में ये बात कह रहे हो, आप कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं पे कटाक्ष कर रहे हो। समय बलवान है, परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। एक समय ऐसा भी आएगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो लोगों के बीच में आ जाएंगे, और आप जो आज इस किस्म की बात कह रहे हैं, आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आज साथियों वो समय आ गया है। मुझे याद है पिछले दिनों में अखबार में एक खबर छपी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की कोर्ट में 2 मुकदमे चल रहे हैं। एक मुकदमा मानेसर की जमीन को लेकर के, घोटाले को लेकर के सीबीआई ने दर्ज करा रखा है। उसी मुकदमे के अंदर सीबीआई की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक चार्जशीट दायर हुई थी, और उस चार्जशीट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने चार्जशीट मंजूर कर ली। अगले दिन अखबार में खबर छिपी थी कि सीबीआई की पंचकुला की कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दायर की। और उसके साथ साथ एक खबर और भी छपी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी धर्मपत्नी दोनों को कोरोना हो गया, दोनों को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने जब ये खबर पढ़ी, मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टेलीफोन किया। मैंने उनसे पूछा, हुड्डा साहब, कोई इस तरह की खबर छपी है कि आपकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई? कहने लगे, मैंने टेस्ट करवाया था, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैंने कहा, कहाँ हो? कहने लगा, मदानता के अस्पताल में हूँ, गुड़गांव में हूँ। मैंने कहा, परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और आप कि डॉक्टर अच्छे से देखभाल करें। मैंने साथ साथ कहा, हुड्डा साहब, इस कोरोना की महामारी से तो बच जाओगे, इससे तो डॉक्टर आपको कहीं बचा लेंगे, इलाज कर देंगे, लेकिन जो मामला सीबीआई वालों ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करी है, उसके लिए कोई अच्छा वकील जरूर कर लेना। मैंने कहा, अच्छा वकील कर लेना। और मैंने साथ के साथ ये भी कहा कि हुड्डा साहब,
आपने चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद कराई थी। चौटाला साहब तो जेल से बाहर आने वाले हैं, लेकिन मैंने 10 साल लगातार कैसे चौटाला साहब के केस की पैरवी हो, उसके लिए सेशन कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अच्छे वकील थे, आपकी राय के मुताबिक मैंने उन सब वकीलों से जाके मिल करके चौटाला साहब के केस की पैरवी कराई थी। अगर आप कहीं अच्छे वकीलों को ना जानते हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से अच्छे वकील थे। साथियों, मेरा कहने का मतलब है कि आज के जो हालात हैं, लोग बीजेपी जेजेपी से खपा है। सत्ता में बैठे लोगों को आज लोग नफरत की दृष्टि से देखते हैं। जहाँ इनको नफरत की दृष्टि से देखते हैं, वहीं कांग्रेसी भी आज आपस में बटे हुए हैं, कांग्रेसी बिखरे हुए हैं। लोग कांग्रेस को छोड़ करके भी आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। लोग आपकी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। आज उसी का नतीजा था कि जब मैं फतेहाबाद से सिरसा आ रहा था, उस वक्त हजारों नौजवान मोटरसाइकिल का काफिला लेकर के आए हुए थे। इतना बड़ा काफिला था, इतने ज़्यादा नौजवान थे, इस तरह से उनमें जोश था कि जैसे कल कोई इलेक्शन होने जा रहा है, कोई वोट डलने जा रही है। उनका हौसला, उनका उत्साह देखने लायक था। ये उसी का नतीजा है कि नौजवानों के साथ, चाहे कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, चाहे आज की भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोग सत्ता में हैं, इन नौजवानों से वोट हासिल करने से पहले अनेक वायदे किया करते थे। इन नौजवानों को अनेक लालच, लोभन और प्रलोभन देने का काम करते थे। पिछला जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन नौजवान को कहीं ना कहीं मायूस होना पड़ा। वहीं अब की बार इन जेजेपी पार्टी वालों ने नौजवानों के साथ वायदा किया था कि हम 75% का आरक्षण लागू करा करके तुम्हें रोजगार और नौकरी मुहैया कराएंगे। इन्होंने वायदा किया था कि कोई बेरोजगार रह जाएगा, हम उसको 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में देने का काम करेंगे। केवल नौजवान को अपने साथ लगाने के लिए कैसे उसका वोट हासिल किया जाए, उसके लिए लालच, लोभन, प्रलोभन देने का काम किया। लेकिन साथियों, जब समय आया तो फिर नौजवान को मायूस करने का काम किया। मैं नौजवान साथियों से खुल करके एक बात कहना चाहूँगा, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने के लिए संगठन के साथ जुड़ो और संगठन में और नए साथियों को जोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत बढ़ो। आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को प्रदेश की बागडोर सौंपने का काम करो। अगर आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रयास किए, लड़ाई लड़ी, अगर आपने संगठन के साथ और ज़्यादा साथियों को जोड़ने का काम किया, तो आपसे एक वायदा करते हुए कहते हैं, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आ जाएगी, हम हरियाणा के हर पढ़े लिखे नौजवान को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जहाँ कोई नौकरी से छूट जाएगा, उसके लिए रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे। अगर कोई रोजगार भी नहीं ले पाएगा, उसको भी मायूस नहीं होने देंगे, उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के हर महीने उसका सम्मान करने का काम करेंगे।